भी जितने केसेस जाते हैं सब पे सुनवाई नहीं होती है। अगर लेट नाइट कहीं जाना है, आप अपने मोबाइल को चार्ज रखो, आप प्रॉपर कैब फैसिलिटी यूज़ करो, आप ड्राइव कर सकते हो, इज़ द बेस्ट थिंग। इफ़ यू कैन ड्राइव, यू टेक योर ओन कार। जो भी आप अपने आप को बेस्ट कर सकते हो, मोस्ट सिक्योर कर सकते हो, लोकेशन शेयर करके रखो। तो कई बार ऐसा होता है कि बॉस खुद अपने एम्प्लॉय को हरास करता है, तो उस वक्त में एक लड़की को उसके अगेंस्ट बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है कि पता नहीं कोई उसे हेल्प करेगा या नहीं करेगा। तो जब बॉस खुद हरास करे तो उसमें लड़कियों को क्या करना चाहिए? किसी भी फील्ड में चल जाओ तो वहाँ पे देखने को मिलता है कि फीमेल को किसी न किसी तरीके से हरास किया जाता है। एक केस, यू जस्ट नीड वन सक्सेसफुल केस टू जो आपको बूम करा सकते, जो आपको बूम करा सके। इवन आज की जो फीमेल्स है ना, वो हमारे यहाँ फाइटर पायलट भी हैं, लेकिन फिर भी अगर एक फीमेल रोड पे स्कूटी चला रही तो किसी भी तरीके से उसे परेशान करना ही है उन्हें। तो ये परसेप्शन आई थिंक चेंज होने में थोड़ा वक्त तो जरूर लग जाएगा। मीनाक्षी जी, हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका वैल्यू ऑफ लाइफ बाय पूजा कुशाल पॉडकास्ट पे। आज हम लोग ऐसी फीमेल्स के बारे में बात करना चाहते हैं जो अपने जॉब में स्ट्रगल तो कर रही होती है, कई तरीके की परेशानियों से जूझ रही होती है, लेकिन सिर्फ इसलिए चुप रहती है कि जॉब चली जाएगी, फिर मेरा करियर खराब हो जाएगा। तो आपका करियर भी खराब ना हो और आप इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी कैसे निकाल सकते, इसके बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ जानी मानी एडवोकेट मीनाक्षी झा जी हमारे स्टूडियो में मौजूद है, जो आपको इसके बारे में सारी जानकारियाँ देगी। मीनाक्षी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मीनाक्षी जी, आप पहले ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में थी, राइट? तो उसके बाद आपने अपना करियर लॉ में क्यों स्विच करा? मैं ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में थी। आई एम एन MBA इन ऑयल एंड गैस। उसके बाद आई वॉज डूइंग वेल ओवर देयर। आई वॉज हेड ऑफ डिपार्टमेंट। आई वॉज हैंडलिंग प्रोक्योरमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट डिविजन। वहाँ एज यू ग्रो इन योर प्रोफाइल, जैसे जैसे आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, आपका कमिटमेंट टुवर्ड्स द वर्क बढ़ता जाता है, आपके वर्किंग आवर्स बढ़ते जाते हैं, आपकी ट्रैवलिंग इंक्रीज होती है। तो इसमें क्या होता है कि एंड by that time I was a mother of a child, 2 years. My child was 2 years then. इधर बच्चे की डिमांड बढ़ रही है चाइल्ड की, और इधर वर्किंग आवर्स में उसका वर्क का डिमांड बढ़ रहा है, ट्रैवलिंग बढ़ रहा है। It was then that I decided to switch my career. My father is a lawyer, my husband is a lawyer. तो मुझे लगा कि अगर मैं लॉ में आ जाती हूँ तो मेरे पास थोड़ी सी टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी होगी, प्लस जो कमिटमेंट है, जो परफॉर्म करने की कैपेसिटी है, जो लीगल इज अ वेरी वास्ट फील्ड। तो मुझे लगा कि बिना खुद को श्रिंक किए, बिना कॉम्प्रोमाइज किए, आई विल अगेन हैव अ बिगर कैनवास टू वर्क, आई विल हैव अ बिगर कैनवास टू परफॉर्म। इसीलिए मैंने लॉ को चूज किया। ओके, तो आफ्टर बिकमिंग अ मदर कितना डिफिकल्ट था कि एक आप दूसरे करियर में टोटली आप स्विच कर रहे हो, फिर आपने लॉ की पढ़ाई करी होगी, उसके बाद आपने इस करियर में अपना आगे बढ़ी होगी, तो कैसा, मतलब डिफिकल्ट कितना रहा इसमें? और डिफिकल्ट था, बट देन अगेन आई वुड से विथ अ वेरी कोपिंग एंड अ वेरी अंडरस्टैंडिंग फैमिली अराउंड। मैं डे 1 से इंटर्न हो चुकी थी अपने हस्बैंड की। सारी क्लास तो घर में ही हो रही, सारा कुछ घर में हो रहा था। एग्जाम्स, यस, इट वाज डिफिकल्ट बिकॉज बच्चे को घर पे छोड़ करके आई एम गोइंग फॉर द एग्जाम, ही इज देयर staying back waiting for me, but then I have very supportive in-laws. They used to take care of him. और डे 1 से मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं लीगल में नहीं आई हूँ, बिकॉज मेरा कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोक्योरमेंट का बैकग्राउंड था। तो लीगल मैं ऐसे भी पहले से कर रही थी। ओके, आफ्टर दैट व्हेन आई वाज इनटू इट, काम कर रही हूँ, हस्बैंड भी लीगल में है, डे इन डे आउट काम करके, तो कोई ऐसा लाइन ऑफ स्विच नहीं है कि कल तक मैं प्रोक्योरमेंट में हूँ और आज फिर मैं लीगल में आ गई। इसके बारे में डिस्कशंस तो घर पे चलते होंगे, तो आपको घर पे सारे डिस्कशंस चल रहे हैं। बचपन से वही ड्राफ्टिंग देखा, वेटिंग देखा, बचपन से सारा कुछ देखा, तो इट वाज वेरी मच इनटू द ब्लड। एंड लॉ इज नॉट लाइक अ प्रोफेशन फॉर मी, इट वाज मोर लाइक अ कॉलिंग। जस्ट दैट शुरू से किया नहीं, शुरू से MBA कर लिया, BCom कर लिया था, MBA कर लिया, तो शुरू में लीगल पे नहीं गया, बट देन इवेंचुअली लगा नहीं, दिस इज द फाइनल सोलेस, दिस इज द फाइनल कंफर्ट। तो इनिशियल जर्नी आपकी कैसी थी इसमें? I was surrounded by very good people, very encouraging, very nice people. I would say legal के बारे में थोड़ा सा perception है that it is not very good for women, या उन्हें प्रॉब्लम्स होती हैं या कुछ भी, बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी है, परसिवियरेंस है, इफ यू आर डूइंग समथिंग रियली नाइस,
then you happen to get good people around. आपको बस अपने आप को प्रूव करना होता है. Okay. So much so that even मेरे husband है, he asked me कि तुम इतना अच्छा, मतलब you are earning so good, you are so well placed. Legal में there is lot of struggle. और जब आप आएंगे तो आप स्टार्टर ही होंगे. वहाँ ऐसा नहीं है कि आप इंडस्ट्री के 10 years के एक्सपीरियंस को लेके आ रहे हैं तो आपको कोई एज मिल जाएगा. एज अ इंटर्न ही आपको ज्वाइन करना. एज एन इंटर्न ही ज्वाइन करना पड़ेगा. एंड एवरीथिंग एज एन इंटर्न ही यू विल हैव टू स्टार्ट योर जर्नी. एज अ इंटर्न क्या आपने अपने हस्बैंड के अंडर ही ज्वाइन किया या डिफरेंट लॉयर चुना? हाँ, मैंने डिफरेंट लॉयर्स दो ही वॉज माई हस्बैंड्स फ्रेंड. तो उनका ऐसा कहना था कि वेरी कैजुअली आई विल टेल यू, ही टोल्ड हिम कि यार देख लो, या तो टिक जाएगी या चली जाएगी. तो फॉर्चुनेटली विथ हिज सपोर्ट मैं टिकी. और तब टू मच ऑफ गाइडेंस. तो माइंडसेट आपका क्लियर था कि अब मुझे यही करना है? माइंडसेट क्लियर था. उन्होंने ये भी पूछा कि इंटर्न को या फिर जो न्यू प्रैक्टिशनर होते हैं जो प्रोफेशन में आते हैं उनको इनिशियली मॉनेटरी रिवॉर्ड नहीं मिलता, तो तुम 10 साल तक अगर जाओगी या तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, विल यू बी ओके? आई सेड आई विल बी परफेक्टली फाइन. एक सेकंड, मतलब पहले के इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद में आपको 10 years तक लग सकते हैं अर्निंग करने में? Yes, that is there because I have seen my father grow. Okay. There is a normal saying over there कि lawyers को day one से पैसे नहीं आते. There is lot of struggle. On the contrary, I would say these days they are earning good. किस टाइप के स्ट्रगल्स आते हैं? Primarily monetary. Seniors आपको बताएंगे, समझाएंगे. Mindset ये होता है अगर एक अच्छा senior मिल गया और वो आपको mentor कर रहा है, so that is the biggest earning that a fresher, a newcomer can get. पैसे दे करके काम हो रहे हैं. अगर आपको इसके साथ अगर आपको पैसा मिल रहा है, इफ यू गेटिंग सैलरी, इफ यू गेटिंग स्टाइपेंड, दैट्स अ चेरी ऑन द केक. The main thing is mentorship. Even a intern, even a new person knows कि अगर मेरे को कोई अच्छा सीनियर मिल जाता है जो मेरे को बहुत सारा काम लेता है, मेरे से बहुत कुछ करता है, तो that is more rewarding than a person who is engaging me, giving me some 10-20,000 rupees, asking me to just stand in the court and wait for the serial numbers to come. या फिर ऐसा जो smooth life है उसमें probably growth आपको कम होगा rather than this side. तो ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो अगर कोई फीमेल या कोई मेल मेंबर कोई भी लॉ चूज करता है, एडवोकेट बनता है, तो उससे कितना टाइम लग जाता है अर्निंग स्टार्ट होने में? That completely depends on his capacity, his or her talent capacity. Yes, initially they should not expect anything. आप पढ़िए, काम करिए, don't work for money. Money will follow. This is one for line. experience. Work for experience. This is one line which truly happens in legal. आप अगर if you are reading your briefs properly, if you are doing a thorough research, if you are presenting yourself well in the court, एक case you just need one successful case to जो आपको बूम करा सकता जो आपको बूम करा सकता है. We have seen multiple cases. You have to prove yourself. You have to prove yourself. Seniors, they say seniors don't pay. You prove your capability. You prove your dependability. See, आपको seniors pay क्यों नहीं करेंगे? जरूर आपको pay करेंगे. तो जैसे मैंने केस के आपसे बातचीत के दौरान सुना कि फीमेल्स के लिए भी काफी प्रॉब्लम होती है. True. तो किस टाइप की प्रॉब्लम्स होती है? Females के problems को I would categorize in 2 parts. First, I would say जो जनरल प्रॉब्लम्स होती है, जनरल बायसनेस, फीमेल है कर पाएगी कि नहीं, कोर्ट रूम हियरिंग है, विल शी बी एबल टू बी दैट असर्टिव, विल शी बी एबल टू डिवोट दैट मच टाइम, will she be able to cope up emotionally? The person on the other side might be loud, might say anything, might say anything. They say anything. Right. So आप उसको cope up कर पाएंगे कि नहीं? And it is not about male or female. आपके opposite में male हो, female हो, there are many senior people जो आपको promote नहीं करेंगे, and there are many who would very well promote you. I have encountered seniors even on the other side who would help me with the page numbers and with the arguments. Okay. Acknowledging my effort that at least she's trying. In my initial days, I'll tell you that they do this. Second problems आती है आपको after marriage, after kids, where you have now another role to play. So balancing that again becomes challenging, but then again with a supportive environment, with the right kind of company that you have.
choosing good people, choosing good seniors. We have as seniors giving a very nice line saying choose your battle, ओके, because it is a war that for which you have to be ready. राइट। हर चीज के लिए आपको चिक चिक नहीं करना। एक्चुअली मुझे लगता है फीमेल्स को हर फील्ड में खुद को प्रूव करना एक अलग ही तरह का चैलेंज होता है, क्योंकि उन्हें हमेशा इस तरीके से जज किया जाता है कि कहीं ना कहीं इमोशनली ये बहुत ही वीक होंगी, या फिर इनके ऊपर मैंने बच्चों का प्रेशर होगा, फैमिली का प्रेशर होगा, इसलिए उनके लिए अपॉर्चुनिटीज भी कम हो जाती है। और अगर कोर्ट रूम की बात करें तो वहाँ पे जिस टाइप के आर्गूमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे सेंसिटिव केस भी हो जाते हैं जिनके बारे में सुनना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वेरी ट्रू। और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो आप वहाँ खड़ा होकर उस केस को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप उसके लिए आर्गुमेंट कर रहे हो, तो किस टाइप के चैलेंजेस आते हैं? कोई ऐसा केस जिसने आपको अंदर तक हिला दिया हो? केसेस आई वुड से सारे बड़े चैलेंजिंग होते हैं। केसेस अगर एक कॉर्पोरेट मैटर है वो भी उतना ही चैलेंजिंग है, बिकॉज 1000 पेज का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें से कोई 1-2 लाइन ऐसा आएगा जो आपको बिल्कुल ट्विस्ट करके रख देगा कि इसका मीनिंग तो कुछ और ही निकल गया। ओके, पर्सनली आप देखें, मतलब पर्सनल इंडिविजुअल केसेस में, मैट्रिमोनियल मैटर्स हैं, उसमें यू वुड एक्चुअली फील द पेन। आप लड़के की तरफ से अपियर हो रहे हो, लड़की की तरफ से अपियर हो रहे हो, पेन दोनों तरफ है। आई हैव अपियर्ड फॉर द हस्बैंड्स आल्सो एंड वाइफ्स आल्सो। देयर आर हस्बैंड्स हु आर एक्चुअली डिसेंट एंड देयर आर वाइफ्स हु आर एक्चुअली डिसेंट। तो इसमें आप बिल्कुल ये जज नहीं कर सकते कि क्या है कैसे है, मतलब देख करके यू कैन नॉट जज। वो आपको, अगर आप इफ यू आर गेटिंग इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस, वो आपको अंदर से शेक करेगा ही। इट विल गिव यू स्लीपलेस नाइट नो मैटर व्हाट द मैटर इज। ऊपर ऊपर से कर रहे हो फिर कोई उसमें वो नहीं है, बट इफ यू आर गेटिंग इनटू द निटिग्रिटीज ऑफ द मैटर, इट विल गिव यू अ स्लीपलेस नाइट। यू विल फाइंड समथिंग, द मोमेंट यू फाइंड दैट क्लू, द मोमेंट यू फाइंड दैट क्लिक, आपको लगता है जल्दी से सुबह हो जाके आर्ग्यू करना है, ओके, जल्दी जाके बताना है, इस चीज के ऊपर आर्ग्यूमेंट करो, इस चीज के ऊपर रिसर्च। सारे पॉइंट ऑफ व्यूज, क्या क्या सेक्शंस से हम लोग आर्गुमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें लॉ के अकॉर्डिंग ही जाती होगी। True. और अगर मैं एडवोकेट की बात करूं, जहां तक मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ चीजों के, तो 2 चीजें होती है। एक, सामने वाला एडवोकेट जो होगा ऑपोजिशन पार्टी का, वो आपको तोड़ने के लिए, हरास करने के लिए पूरी कोशिश करेगा, स्पेशली मतलब मेंटली तो आपको इतना ज्यादा वीक करने की कोशिश करेगा कि आप ब्रेक डाउन हो जाओ। वेरी। और दूसरा, आप लोगों को केस सेलेक्ट करने टाइम में भी बहुत डिफिकल्ट होता होगा कि क्या मैं जिसका केस लड़ रही हूँ, क्या वो सच में डिसेंट बंदा है, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही है। तो इस टाइप का क्या उस टाइम मेंटल कंडीशन होती है? फॉर दैट आई वुड टेल यू दैट अ पर्सन हैज टू बी रिप्रेजेंटेड। ठीक है, मैं जिसका केस ले रही हूँ उसको अगर मैंने ही अपने लेवल पे जज कर दिया, दिस मोस्टली हैपेंस इन क्रिमिनल केसेस, अगर मैंने ही जज कर दिया हाँ पक्का इसी ने मर्डर किया होगा, तो आई एम जस्ट अ लॉयर, आई एम नॉट अ जज। माई जॉब एज अ लॉयर इज टू प्रेजेंट द मेरिट ऑफ हिज केस बिफोर अ जजिंग अथॉरिटी। वो मेरे को बिल्कुल डिसेंटली करना है, वो मेरे को बिल्कुल मेरिट के साथ करना है, उसमें उस पार्ट में मेरे से कोई चूक नहीं होनी चाहिए कि अच्छा ये भी एंगल था, ये मैंने नहीं बताया, अच्छा ये भी था। उसको word we use is defend. When we say defend, we are actually bringing all his aspects in adherence to the law part before the judging authority. Now it is totally up to the judge to decide क्या जजमेंट कि वो क्या जजमेंट दे। तो सपोज दैट आपके पास कोई क्लाइंट आता है अपनी प्रॉब्लम लेके, अपने केस लेके कि मैडम मेरे साथ ये चीजें हुई है, मुझे केस लड़ना है, तो आप मेरा केस देखो, तो सबसे पहले आप क्या चीज पे इंक्वायरी करती है, क्या आता है आपके माइंड में? Madam, I'll tell you something very honestly. The moment a client enters, starts presenting his case before us lawyer, तो वो जब पहले 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे बात कर लेता है, उसके बाद हम लोग ये कहते हैं कि ये तो वो है जो हमें कोर्ट में कहना है, अब तुम ये बताओ कि तुमने किया क्या क्या है। ओके, बिकॉज अनलेस वी गेट टू नो द कंप्लीट ट्रूथ, we will not be able to defend the person. राइट। That is for sure. कोर्ट में क्या बोलना है, किस एंगल से बोलना है, कैसे बताना है, that is totally up to us. But if a client is concealing things from us, then that becomes a shutdown thing for us, because उनका केसेस, उनका काम, उनके साथ काम करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है हमारे लिए 2 कारण से। एक तो he is not being transparent with me only, so how can I go ahead with such a person? एग्जैक्टली, जब तक वो सारी चीज आपको क्लियर नहीं करेंगे तो आप केस कैसे लड़ोगे? And at times even he doesn't know the things that he is concealing are actually merits of the case. Okay. He is not even aware, not
being legally aware of that. ये चीजें रॉन्ग है. ये चीजें रॉन्ग है या फिर इनमें से कुछ निकल के आ सकता है. ओके. सेकेंड, एज अ लॉयर वी आर सपोज टू से द कंप्लीट ट्रूथ बिफोर द जजेस. कोर्ट में हमें कंसील नहीं करना होता. इफ वी डू वी आर लूजिंग आवर केस देन एंड देन. So for that, that's a thing that if you are being transparent with me, if you, क्योंकि represent हम सबको करेंगे. ऐसा नहीं है कि मतलब आप आए हमें आपके केस का मेरिट समझ नहीं आया तो we would say that we are not going to represent you. We don't do these things. अकॉर्डिंग टू लॉ जो भी चीजें होगी आप रिप्रेजेंट करोगे, उसके बाद उन्हें बता देंगे कि भाई आपके केस में मेरिट नहीं है. देयर आर मल्टीपल केसेस जिसमें मेरिट नहीं है, बिल्कुल नहीं है. सुप्रीम कोर्ट में 80% 90% केसेस सेम डे SLP डिसमिस कर दी जाती हैं. ओके. जजेस विद इन सेकेंड्स उठाते हैं, डिसमिस डिसमिस डिसमिस. 10-15 में कोई एक आप सुनेंगे, हाँ ठीक है नोटिस इशूड. ओके. तो वैसा होता है, बट वो जज को डिसाइड करनी. तो सुप्रीम कोर्ट में भी जितने केसेस जाते हैं सब पे सुनवाई नहीं होती है. अलग अलग कैटेगरी है. मेनली उसमें स्पेशल लीव पिटिशंस जाते हैं. स्पेशल लीव पिटिशंस में क्या होता है, किसी भी कहीं का भी कोर्ट का ऑर्डर अगर आपको चैलेंजिंग लगता है, अगर उसका प्रॉपर एपेलेट अथॉरिटी में आप उसको नहीं चैलेंज कर पाते हैं तो लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील डालते हैं कि हमें स्पेशल लीव टू अपील, आप हमें लीव दें कि इसके ऊपर हम अपील कर सकें. क्योंकि आपके पास लॉ में एपेलेट अथॉरिटी नहीं है, उसके उधर से आप नहीं जाना चाहते तो आप इधर आ रहे हैं. तो उस केस में जजेस कहते हैं नहीं नहीं इसमें कुछ अपील का आपका बनता नहीं है, आप प्रॉपर एपेलेट अथॉरिटी आइए, आप उधर से आइए. ओके. सो हम लोग फीमेल करियर के बारे में भी बात कर रहे हैं कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं. तो कॉर्पोरेट में भी देखा गया है या आप किसी भी फील्ड में चल जाओ तो वहाँ पे देखने को मिलता है कि फीमेल को किसी न किसी तरीके से हरास किया जाता है. तो इसमें पॉश एक्ट कैसे एप्लीकेबल होता है? पॉश एक्ट फीमेल के लिए और हरासमेंट के लिए पर से इट इज़ वेरी हेल्पफुल. किसी को भी काम करने के लिए द एनवायरनमेंट हैज़ टू बी रियली सूदिंग. It has to be friendly, it has to be comfortable, be it a woman or be it a male. Now, if there is any disturbance in that environment, that disturbance could be anything. Sexual harassment तो बहुत end में आता है. Right. उसके पहले sexually colored remarks, उसके भी पहले gestures, कुछ भी ऐसा comment, कुछ भी ऐसा compliment जो कि not acceptable है. अनकंफर्टेबल कराता है आपको, आपके कपड़े के बारे में, आपके प्रेजेंस के बारे में, कुछ भी अगर आप ऐसा बोलते हैं. इफ देयर इज अ एम्प्लॉय, वो डेली ऑफिस आ रहा है, आप डेली उसके कपड़े के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, देयर विल बी अ पॉइंट जब उसको ऑफिस आने के पहले शील हैव टू थिंक कि जाऊं ना जाऊं, ठीक से पहना है कि नहीं, शर्ट ठीक कर लूं, ट्राउजर ठीक कर लूं. तो वो मोमेंट नहीं आना चाहिए. अगर वो आने लगेगा देन यू वुड प्रेफर टेंडरिंग योर रेजिग्नेशन रादर देन वर्किंग एट दैट प्लेस. एंड इवेंचुअली अ कंपनी वुड बी लूजिंग अ रिसोर्स, अ वेरी इफेक्टिव रिसोर्स. सो फॉर दैट पोश इज देयर. इसमें इंटरनल कमिटी होती है, 2 कंपनी के ही एम्प्लॉय होते हैं प्लस एक्सटर्नल मेंबर होते हैं. सो ये इंश्योर करते हैं. इसके लिए सबसे पहली चीज जो जरूरी है वो है एम्प्लॉयज को एजुकेट करना. Okay. कि what exactly are your rights, what exactly are your limits, till where can you say, till where you cannot say, what exactly are the mode that has to be opted the moment you feel uncomfortable, the moment you feel disrespected, the moment you feel outcasted. कहाँ से आपको alert होना है. We being women, we have a very strong sixth sense, that is for sure. Right. Okay. So we have to nipping the bud का concept हमारा हर जगह applicable होता है. Day one, if you find somebody saying any loose remark, saying anything, any sexually colored remark, saying anything which is not appreciable, जब आप उसको day one पे check करते हैं, so the person gets a message कि यहाँ उसका कोई chance नहीं है. Right. But for any reason, जब आप उसको सोचते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं is the most poisonous thing a person can think of. वो अच्छा कोई बात नहीं आपका आगे बढ़ के कहाँ जा कर के लीड करेगा, this nobody knows. So for that I would say check the things, be really vigilant, rely on your sixth sense and then move ahead. Posh आया, Posh implement हुआ, Posh चल रहा है, but if I'll not be exaggerating, I think even 25% of companies जो हैं, they are still not able to implement it fruitfully and effectively. बहुत से discrepancies हैं, false complaints हैं, and false complaints and unproven complaints, they are two different things. जब कोई कंप्लेंट प्रूफ नहीं हो पाता है तो we say कि झूठा वो डाल दिया था, केस डाल दिया था.
बट कई बार वो अनप्रूवन थिंग है। लोगों को डर है लोगों के अंदर कि अगर कंप्लेन लेके जाऊंगी बॉस करियर खराब कर देगा, आगे फिर मेरा कोई चांस नहीं रहेगा। ये सब चीजें मोर टुवर्ड्स मिथ है, क्योंकि आज के टाइम पे व्हेन देयर इज सो मच ऑफ अवेयरनेस, व्हेन देयर आर सो मेनी पीपल स्टैंडिंग फॉर यू, these myths are not going to these things are not going to trouble you at all. If you feel something like this, you stand up for yourself, you stand up for your friends, for your community. If the person is not able to judge, if there is a, you think there is a victim over there. यहाँ पे तो बात ये है ना कि स्टैंड कहाँ पे लेना। जैसे आपने कहा कि पहले ही आप ये देखे हो कि हाँ कि इतना तो होता है, या वो जाके बहुत बड़ी बात बन जाएगी, तो डे वन में भी आप स्टैंड लेते तो उन्हें लगता है कि नेचुरल सी बात है कि छोटी सी कमेंट्स है या छोटा सा मतलब देखना। अगर देखने की भी बात करें तो इंडिया में घूरना को भी इलीगल माना गया है, घूर के देखना को भी। लेकिन अगर इसे तो प्रैक्टिकल वे में देखें तो क्या एक लड़की जाके कंप्लेन कर सकती कि ये मुझे घूर रहा था, घूर कर देख रहा था? एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट याद आया मुझे। मेरे एक सीनियर थे, तो ही नरेटेड सम स्टोरी सेइंग कि मैं वहां जा रहा था एंड आई सॉ हर, या कुछ इस तरह का। So I asked him, sir, you saw her, you looked at her, you gazed at her, you stared her. हाँ, ऐसी 3-4 चीजें कहते हैं। मैडम, you know my birthplace. Like he was from a place जहाँ English was not very much prevalent. तो वो लाइन मेरे को उनकी हमेशा याद रहती है। एक देखने को कितने तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं, और इतने तरीके से वी फीमेल फील इट, कि कौन बस ऐसे ही सडन गेज मार के चला गया, कौन ऐसे देख रहा है, कौन कॉन्स्टेंटली स्टेयर कर रहा है, कौन घूर रहा है। तो वो डिफरेंस आपको मेक आउट करना होता है, एंड यू हैव टू टेक अ स्टैंड ऑन दैट। तो जस्ट लाइक कि अगर हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, कोई घूर रहा है, तो चलो एक बार इंटरेक्शन हुआ उससे, लेकिन अगर आपके ऑफिस में कंटिन्यू कोई आपको सिर्फ घूर रहा है गलत नजर से, तो क्या इस पे कंप्लेन किया जा सकता है? इंस्टेंट, आप इंस्टेंट कंप्लेन कर सकते हैं। यू मेक द थिंग्स ऑब्वियस। ओके, द मोमेंट वी हाइड थिंग्स टीममेट से, किसी से, कि अरे वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो मेरे बारे में क्यों सोचेगा, मतलब वो मुझे एक्चुअली ये चीजें लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, लोग क्या बोलेंगे। लोग इस चक्कर में हम लोग जो नहीं करना चाहते वो करते हैं, जो टॉलरेट नहीं करना चाहते वो टॉलरेट करते हैं। वेरी ट्रू, बट वो हमें नहीं करना। हमें सबसे पहले तो पोलाइटली उन्हीं से पूछ लेना है, यू नीड समथिंग, कोई बात है, कुछ पूछना चाहते हैं, या पैसे मानोगे या पॉश एक्ट के थ्रू मांगोगे, या फिर उसके बाद अगर वो इफ दैट स्टिल कंटिन्यूज then we have to take actions. But I would say if a woman stands up on day one, actually सामने वाले को बहुत क्लियर मैसेज आता है, बहुत 90% I would say वो मैसेज चला जाता है कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला। लेकिन नो का मीन्स नो लोग समझते भी तो नहीं है। नो का नो मीन्स लोग समझते नहीं है, ये बात फैक्ट है। बट इसमें भी डिपेंड करता है कि आपने नो कब बोला, किस तरीके से बोला। नो मीन्स नो हमें समझाना होता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, आई वुड से नाउ दैट द जनरेशन इज कमिंग अप, द वे वी आर रेजिंग आवर किड्स, हमारे एज की, हमारे ऊपर की एज की जो वुमेन है वो शायद नो बोल भी ना पाए। हम लोगों का एजुकेशन, वी वर एजुकेटेड इन अ वे वेयर वी वर टॉट टू से नो। Now we are raising our kids in a way where we are raising our boys and girls both, दोनों को ये बता रहे हैं कि भाई नो का एग्जैक्ट मतलब क्या है। नो इज अ कंप्लीट सेंटेंस, राइट। नो के बाद कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना आपको कि व्हाई यू सेइंग नो। व्हेन यू सेड नो इट मीन्स नो, बी इट एनीथिंग, बी इट एनीवेयर। उस नो का सम्मान करना अगर हम अपनी जनरेशन को, आगे के जनरेशन को समझाएं, तो आई गेस वी कैन एक्चुअली ब्रिंग अ रिफॉर्म। एक्चुअली ये पेरेंट्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि आप लड़कियों को तो कह देते हो कि बच के रहना है, संभल के रहना है, लेकिन लड़कों को आप नहीं समझाते हो कि आपको भी तमीज से रहना है और दूसरों के घर की फीमेल्स की भी उतनी ही रिस्पेक्ट करनी है जितनी आप अपनी बहन की रिस्पेक्ट कर रहे हो। वेरी ट्रू। उनको ये समझाना हमारी लाइक इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। आई हैव अ 12-year-old चाइल्ड, ठीक है। Day in, day out, I am a mother. He can cuddle me very well. He can sit in my lap. He can do whatever he want. But every time I make sure he understands my no. Even for a child, बेटा साइड में बैठ जाओ, बेटा ये मत करो। हमने उसको बहुत प्यार से, सारे पेरेंट्स बहुत प्यार से कर्ल करके अपने बच्चे को प्यार करते हैं। I'll relate a story. क्योंकि when we talk to him, we talk with his face in our hands. बेटा क्या हुआ, प्यार। So when he was young, like I think class 1 or 2 में, so he used to speak to his female
classmates like that only. वो भी उसको हक करने जाता था, प्यार किया. Then the girl is raised in a way, good touch, bad touch. टच नहीं करना, दूर रहना है. Right. Then one day he came up to me and said, "Ma, when I talk to my classmates, they move away from me." Oh. Okay, so I explained him कि she is raised like that, you are raised like that. You have to understand that distance. That distance is the most precious thing, and the distance has to be there in every relationship. कहाँ वो Actually, no जब हम लोग अपने बच्चों को बड़ा करते हैं ना, तो उन्हें लगता है कि लव मीन्स तो यही है, Love और means तो सबके यही साथ अच्छा बिहेव करना. लाइक मैं अपनी डॉटर की भी बात करूं तो उसे हम लोग लव यू कहते हैं, या फिर उसे लगता है कि हार्ट भेजना इज अ गुड थिंग. तो वो सारी मतलब इमोजी, उसे हार्ट भेजना, इमोजीज भेजना है, या वो किसी से भी बात करते हो लव यू, तो मैं उससे कहती हूँ कि सबको लव यू नहीं कहते हैं बेटा, सबको हार्ट नहीं भेजते. देन वो मुझसे क्वेश्चंस करते हैं, मम्मा ये गुड थिंग है या बैड थिंग है, इसमें हार्ट भेजना है या नहीं भेजना है. तो वो चीज स्टार्टिंग से ही हमें लगता है कि बच्चा है, कुछ नहीं होता, बट नहीं. They're very intelligent, and the way we say, I was born intelligent, education ruined me. तो बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो they are full of love. वो लव की अलग अलग डेफिनेशंस हम उन्हें बताते हैं. राइट. प्रैक्टिकलिटी हम उन्हें बताते हैं कि कहाँ. मैं कुछ वीडियोस देखती हूँ जिसमें लोग कहते हैं कि हम अपने बच्चों को सिर्फ अच्छा एनवायरनमेंट दिखा रहे हैं और बुरी बातें नहीं बता रहे, हम सब कोई अच्छे से रहते हैं. मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप बताओ कि दुनिया में दोनों तरह के लोग हैं, अच्छी और बुरी दोनों चीजें हैं. और मैं स्ट्रेंजर्स से दूर रहने के लिए हमेशा अपने बच्चे को कहती हूँ कि आप स्ट्रेंजर्स से दूर रहो. हम ये नहीं कह सकते कि दुनिया के हर लोग अच्छे हैं, क्योंकि अगर आपका बच्चा किसी बुरे पर्सन को अच्छा समझ लिया ना, तो ये आपके बच्चे के लिए अच्छा नहीं होगा. Very true. We have to educate them on all the aspects. Right. कि there are bad people in this world, there are bad situations, but then with those things we even have to educate them how to overpower them, how to come out of that. Friends हैं, बहुत अच्छी बात है. You have to judge, you have to be conscious. Like I said about the female thing. आप कहीं काम कर रहे हैं, आपको अपनी कंपनी चूज करनी है, आपको किन लोगों के साथ रहना है ये चूज करना है. ये हमें हर लेवल पे, इट होल्ड्स ट्रू फॉर ईच एंड एवरी लेवल. पीपल आस्क मी हाउ कैन विमेन, व्हाट कैन विमेन डू टू बी सेफ, लेट नाइट वर्किंग आवर्स है, एवरीथिंग है. आई से उसमें कुछ करना नहीं है उसको. वो इट कम्स विद इन. वो आपका वो कॉन्फिडेंस है, वो आपकी वो प्लानिंग है. आपको अगर लेट नाइट कहीं जाना है, आप अपने मोबाइल को चार्ज रखो, आप प्रॉपर कैब फैसिलिटी यूज करो, आप ड्राइव कर सकते हो, इज द बेस्ट थिंग. इफ यू कैन ड्राइव, यू टेक योर ओन कार. जो भी आप अपने आप को बेस्ट कर सकते हो, मोस्ट सिक्योर कर सकते हो, लोकेशन शेयर करके रखो. अपने किसी नोन को, और भी नहीं है, पब्लिक कैब से जा रहे हो, किसी से कॉन्स्टेंटली आप फोन पे बात करते रहो. सो देयर आर अलर्ट रहो आप. अलर्ट रहो. अलर्ट रहना इज द बेस्ट थिंग. सो दैट होल्ड्स ट्रू एट एवरी स्टेज. जैसे हम लोग फीमेल्स की बात कर रहे थे, कंपनीज में अगर प्रॉब्लम्स होती है तो कई बार बॉस ही हरास करता है, तो उसमें फीमेल्स को लगता है कि अगर मैंने इसके अगेंस्ट बोला तो मेरी जॉब चली जाएगी. और दूसरा उन्हें ये भी लगता है कि फीमेल्स को आज भी बहुत मुश्किल से फ्रीडम मिलती है, बहुत मुश्किल से वो पढ़कर जब एक जॉब लेती है, और उसमें भी वो सोचती है कि अगर मैं इसके अगेंस्ट अगर कोई एक्शन लेती हूँ तो मेरे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी चली जाएगी. तो ऐसे केसेस में गर्ल्स को क्या करना चाहिए? I would again bank down to my initial statement only. आप day one पे alert होइए, आप अपने boundaries set करिए. If you think the person is not respecting your boundaries, you can set a boundary for yourself, but you cannot make the person respect your boundaries. Then look for places where you find good people. ऐसा कोई ईगो, ऐसी कोई बात नहीं होती कि मुझे इस कंपनी में जॉब मिला तो मुझे यही सबको सुधारना है और मुझे यही काम करना है. अगर आपको लग जाए कि ये जो कंपनी है, कंपनी एज इन द पीपल अराउंड आर नॉट माई टाइप, तो वहां से यू कैन वेरी इजीली मूव आउट. इसमें देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. फ्रेंड सर्कल को भी आप ले लीजिए. वी स्टडी इन कॉलेज, we studied in schools. जहाँ हमारे like minded लोग नहीं हैं, we move out from there. Right. We find a cocoon where we are comfortable ourselves. So this is true for job, this is true for profession, this is true for everywhere. Okay, जहाँ आपको सही नहीं लग रहा है आप मूव आउट कर जाओ वहाँ से. आप move out करिए. You find places where you are actually comfortable. यहाँ पे अच्छे लोग हैं. चीजें बहुत जगह हो रही है, जैसे बॉसेस भी कहते हैं कि थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, आपको ग्रोथ मिल जाएगी. नहीं, again then you are being greedy.
then you should not blame the bosses. राइट So जो cases आते हैं इस तरह के, उसमें then you were greedy, you compromised yourself. Then how is the fault? अगर आप loose signals दे रहे हैं, as I said, आप loose signals देंगे and then later get stuck. Advantages. फिर तो मतलब then you have nothing to say ना. फिर तो उसमें कुछ कम ज्यादा नहीं होता है. एग्जैक्टली लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अगर गर्ल्स मना करती हैं तो उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलते हैं, तो क्या ये फैक्ट है? I would not say this from the sexual harassment point of view, but then yes, when you are working somewhere, it could be a same gender seniors or same gender people also. वहाँ भी अगर आप वहाँ के deadlines को, वहाँ के targets के साथ, वहाँ के work profile के साथ, if you are not able to adjust, if you are not able to accommodate, now suppose I am a male working in some office and I have a male boss who works 24 hours, 24/7, and he expects the same from me. And I have a family back at home, a child waiting for me. Even the male worker would feel like coming back home. राइट तो यहाँ भी इनके एक्सपेक्टेशन सेट नहीं हुआ, वो बोलेगा एडजस्ट कर लो, 2 महीने का प्रोजेक्ट है, ये है. आप अगर एडजस्ट कर सकते हैं आप करिए, आप नहीं कर सकते लुक आउट फॉर समथिंग. तो कई बार ऐसा होता है कि बॉस खुद अपने एम्प्लॉय को हरास करता है, तो उस वक्त में एक लड़की को उसके अगेंस्ट बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है कि पता नहीं कोई उसे हेल्प करेगा या नहीं करेगा. तो जब बॉस खुद हरास करे तो उसमें लड़कियों को क्या करना चाहिए? Clear cut no. This is something which is non-negotiable. There has to be a zero tolerance policy against it. अगर वो बॉस ऐसा कर रहा है तो even if nobody is taking a stand for you, you have to take a stand for yourself. फिर उसका आपको बिल्कुल ना करके वहां से you have to take a call about it. उसमें there has to be no compromises. डजंट मैटर कि सामने Doesn't matter कौन है, वो आपका बॉस है, आपका सीनियर है, जो गलत है वो है. ओके वो उसके लिए आपको आवाज उठानी है, वो आपको उठानी है. अगर आप आवाज उठा रहे हैं, आप खड़े हो रहे हैं, then probably you will have people at your back supporting you. There might be similar stories which many others are also bearing, but they're not able to say anything. Then you will find many such people behind you, because ये तो habit होती है. Right. अगर habit है तो वो पहले भी कर रहा होगा. And the person might not be getting anybody as strong as you in front of him. एक्चुअली हम लोग ही उन्हें इतनी हिम्मत देते, उतना स्ट्रांग बनाते हैं कि चुप रहो क्या? हाँ, हर किसी के साथ आप ऐसा बिहेवियर करो और उनके लिए ये बहुत ही नॉर्मल सी बात हो जाती है. और जब आप अगेंस्ट उनके आवाज उठाओगे तो शायद बहुत लोग इस चीज से गुजर चुके हैं जो आपका साथ दे सकते हैं. लेकिन कई बार ये भी देखने में आता है कि कुछ फीमेल्स इसका मिसयूज करती हैं. फीमेल्स भी मिसयूज करती हैं. मैं खुद बहुत सारे इंटरनल कमिटी की पर्सन, आई हैव बीन अ मेंबर ऑफ आईसी many a times, and there are cases where I have found females who again work for this, who again wished for some beneficial favors. If not, then they blame, then they threaten in this name. That is true. But then again, the way I said for the female, I would say for the male as well. Even the male has to be very strong, very strict on these things. He should also be having a very clear and clean image, as in that I don't entertain such things. ताकि फीमेल को भी कोई ऐसा लूज सिग्नल ना मिले कि मैं इनको इस तरह से आर्म ट्विस्ट कर सकती हूँ. राइट आप क्लियर सिग्नल्स दे दो, नॉट लाइक दैट. क्लियर से इट इन वर्ड्स. बिल्कुल क्लियर रखिए, आप ओपन रखिए, आप अपना केबिन ओपन रखिए, आप कैमरास लगा कर रखिए. राइट फीमेल को भी पता होगा कि यहाँ पे कोई चांसेस नहीं है. कितनी टैलेंटेड लड़कियां सिर्फ इसलिए उनका करियर खराब हो जाता है क्योंकि इस ऐसे माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाती हैं और कुछ बोल भी नहीं पाती हैं. तो ऐसे में आपकी क्या एडवाइस है? ऐसे में पोश इज वन थिंग दैट हैज कम इनटू इफेक्ट, एंड इवन इफ द पर्सन इज नॉट एबल टू रिपोर्ट इट इन द ऑफिस, जस्ट इन केस अगर उनको लगता है कि एचआर तो कंपनी की ही का ही है, उसका सैलरी वहां से मिलती है. इफ देयर इज एनी ग्रीवांसेस ऑफ दैट सॉर्ट, we have open portals, we have government portals, we have police, we have multiple things where the person can go and raise this thing. आप careeristic हैं, आपका talent है, आपको you have to work. So if you have to work, you have to take a stand for yourself. People are there to support you. You just have to reach out to that. तो आईसीसी कमेटी जो बनी है, तो क्या वो सच में एम्प्लॉयज के सपोर्ट में, फेवर में काम करती है जिनके साथ गलत हुआ है? जहाँ तक जिन कमिटीज में मैं हूँ, आई कैन स्ट्रांगली वाउच फॉर इट कि मैंने किया है. मैंने पनिशमेंट्स भी रिकमेंड किए हैं. मैंने इनोसेंट को जो मेरी अंडरस्टैंडिंग रही है तो मैंने उस तरह से
कई बार ऐसा होता है कि पब्लिक प्लेसेस पे भी फीमेल्स के साथ गलत होता है और लोग चुपचाप से पब्लिक जो है तमाशा देखती है, उन्हें पता है कि सामने वाली लड़की को बैड टच हो रहा है लेकिन पब्लिक वहाँ पे देखती नहीं है, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? हमारी पब्लिक पता नहीं या तो इतनी ऑक्यूपाइड है, अपने काम में बिजी है, या उन पे तब तक फर्क नहीं पड़ता है जब तक चीजें खुद उनके ऊपर नहीं आती हैं। राइट। So here again I would say that the person who is the victim has to raise a voice. वो अगर कोई आ भी नहीं रहा है, if somebody is doing something, चिल्लाए, बोले, जोर से बोले. There are many people who do it silently. And if they do it silently and the moment you shout, ये उनके लिए इतनी एम्बैरेसमेंट होगी कि वो फिर आगे उन चीजों में दे विल नॉट मूव अहेड इन दैट रिस्पेक्ट. व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज उनको भी पता है कि ये बिल्कुल काम सी सोबर सी लड़की दिख रही है, ये कुछ बोलेगी नहीं. राइट. तो जब उनको ये मैसेज जाएगा, आप एक बार ध्यान से करके देखिएगा इन चीजों को कि जब कोई ऐसा कोई बोलते हैं बॉयज में ये बातें होती है, नहीं यार तेज तर्रार है उसको मत छे, तो उनको पता है कि उसको वो चुप नहीं बैठेगी, वो पीछे मुड़ के बैक पलट के मारेगी, वो हाथ पलट के मारेगी, वो चिल्ला देगी. तो वहां आप अपनी इज्जत बचा करके आप चुप हो जाते हो कि नहीं नहीं वहां पे तो, बल्कि देयर आर मेनी डिसेंट गाइज हु वुड नॉट गो एंड टच सच वुमेन, टच एज इन वुड नॉट गो एंड से एनीथिंग टू सच वुमेन कि कहीं ये उल्टा मुझे ही ना. मतलब वो उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि पहले वो देख लेते हैं कि सामने वाली लड़की बहुत शांत है, ये रिप्लाई नहीं करेगी, ये बर्दाश्त कर जाए. हाँ, ये मना नहीं करेगी, रिस्पॉन्ड नहीं करेगी. बसेस के इंसिडेंट्स है, मेट्रोज में आजकल मुझे एक इंसिडेंट अभी आपसे बातचीत के दौरान याद आ रहा है कि मैं भी कॉलेज जा रही थी, बाय बस ही जा रही थी, तो एक लड़की को किसी ने टच किया होगा, बैड टच, मैंने नहीं देखा और वो लड़की ने कुछ नहीं कहा. सडनली बहुत जोर की एक लेडी की आवाज आई कि तुमने क्या किया, तुमने क्या किया. एंड ही रिप्लाइड कि क्या किया मैंने कुछ नहीं किया, तुम अब भी मैं तुम्हें थप्पड़ खींच के लगाऊंगी, तुमने क्या किया उस लड़की के साथ. वेरी स्ट्रॉन्ग ऑफ हर. और उसके बाद फिर उसकी क्लास लगी अच्छे से, और मैं सैल्यूट करती हूँ ऐसी फीमेल को, ऐसी लेडी को कि जिसने किसी और के साथ गलत होता हुआ देख के भी अपनी आवाज उठाई. और मुझे लगता है कि जो भी पब्लिक प्लेसेस में ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, पब्लिक को आवाज उठानी चाहिए, चाहे वो आपकी बहन लगती हो या किसी और की बहन लगती हो. Very true. That's very true of you. We need such women. We need such men. There are men also. We need women also. जो प्रोटेक्ट करके चले ना. मतलब अगेन नो थिंग, अगर वो नो है, वो if something is making someone uncomfortable, there is not acceptable. राइट. तो बिल्कुल आवाज इसमें उठनी चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए, बिल्कुल फियरलेस होकर सामने वाले को बोलना चाहिए. बिल्कुल, क्योंकि जब तक गलत देखकर हम चुप रहेंगे तो वो ये चीजें हमारी सोसाइटी में बढ़ती जाएगी, उनकी हिम्मत बढ़ती जाएगी. वेरी. तो कोर्ट रूम में भी अक्सर जो एग्रेसिव केस होते हैं, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं ये माइंडसेट है कि ऐसे एग्रेसिव केसेस लड़ना सिर्फ मर्दों का काम है, फीमेल्स का नहीं. तो क्या ऐसे भी फीमेल्स की आवाज़ को दबाया जाता है? ये परसेप्शन है कि हाँ ठीक है, अग्रेसिव केस, मतलब अग्रेसिव दो तरह से है. एक है कि केस का मैटर कितना अग्रेसिव है, और एक है कि आर्गुमेंट्स कितने अग्रेसिव हैं. केस का मैटर अगर अग्रेसिव है, केस अगर उस तरह का है जो कि फीमेल को अनकंफर्टेबल करेगा, देयर आर केसेस लाइक दैट, तो एक फीमेल के साथ ही तो कुछ हुआ. अगर इफ शी हैज सस्टेन्ड दैट, so why can you not just stand and talk about it and help her to get justice? First thing. Second thing, अगर जहाँ आर्गुमेंट की अग्रेशन का बात है, मेरे सीनियर ने मेरे को बताया था, raise your arguments not your voice. ओके. तो आप चिल्ला करके अपने आप को प्रूव नहीं कर पाएंगे. अगर सामने वाला लॉयर चिल्ला के आपको दबाने की कोशिश कर रहा है या आपको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रहा है, उससे आपको मूव नहीं होना. नॉर्मली उन्हें पता है कि फीमेल को देख के अपनी आवाज ऊपर कर सकते हैं वो, तो आप बड़े आराम से बिल्कुल असर्टिवली अपने पॉइंट को रखिए एंड इट इज गोइंग टू वर्क वंडर्स. ओके. पॉइंट इफेक्टिव होने चाहिए. पॉइंट इफेक्टिव होना चाहिए, लॉ पार्ट इफेक्टिव होना चाहिए. वी हैव मेनी सक्सेसफुल लॉयर्स जो अगर यहाँ बोल रहे हैं तो आप यहाँ नहीं सुन सकते हैं. ओके. वो बड़े डिसेंटली, बड़े आराम से अपने आर्गुमेंट्स को, एंड जो हमारे लीगल फ्रेटर्निटी के लोग हैं, जो जजेस हैं, जो ऊपर बैठे हुए हैं, उनको सुनाई देता है. ओके. हाँ, दे हियर थिंग्स वेरी वेल. इवन अगर एक कोई इंटर्न, कोई एक जूनियर जाता है, सबसे पहले शुरू में उसको सीनियर्स भेजते हैं द वे कोर्ट फंक्शंस की, भाई जाओ पास ओवर लेके आ जाओ. पास ओवर इज लाइक व्हेन अ मैटर इज कॉल्ड and the senior is stuck somewhere, the person is coming, so we send our juniors to say that the person, the sir is just coming. A small passover means you take few more items, few more cases, and then he'll come and attend. वो passover नहीं निकल पाता लोगों के मुंह से कि passover कैसे बोलूं मैं. डर इतनी होती है जूनियर्स के बीच में. But there are judges who would assist कि क्या passover चाहिए. Okay. Yes lordship.
उससे भी आगे बढ़ के कुछ जजेस इतने ज्यादा बेनिवोलेंट होते हैं, इतने ज्यादा एनकरेजिंग होते हैं, कहते क्यों पास ओवर लोगे, तुम बताओ क्या तुम्हारा केस है, यू आर्ग्यू इट फॉर योरसेल्फ, व्हाई यू वेटिंग फॉर द सीनियर। ओके, तो जजेस इतने सपोर्टिव होते हैं? बहुत ज्यादा सपोर्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा। सर अगर वो ये बोलेगा, थोड़ा वो 1-2 लाइन बोलेगा, वो बोलेंगे तुम पढ़ो, मैं तुम्हें असिस्ट करता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी फाइल में क्या चीजें कहाँ लिखी हैं। ओके, तो हाँ, तो इसीलिए हमारी इंडस्ट्री में कहा जाता है कि अगर तुम एक पास ओवर लेने भी जा रहे हो तो अपनी फाइल को पूरी तरह से देख के जाओ, पढ़ के जाओ। जज साहब अगर तुमको अच्छे मिल गए सामने तो वो तुम ही विल मेक यू आर्ग्यू, राइट। तो ये दिस इज अ वेरी सपोर्टिव थिंग दैट इज देयर। अब बाकी कोर्ट का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करें तो फीमेल फ्रेंडली नहीं होता। अगर वहाँ के वॉशरूम की भी बात करें तो ऐसा क्यों? देन हाँ, इट सो हैपेंस कि फीमेल ज्यादा थी नहीं प्रोफेशन में, ऐसा कुछ नहीं है कि इट इज डिजाइंड इन अ वे कि वॉशरूम्स अच्छा नहीं होना है या फिर फीमेल को एक्सेप्ट अभी भी नहीं किया गया है इस प्रोफेशन में। फीमेल को एक्सेप्ट नहीं किया गया है ना बोल के मैं ये बोलूंगी फीमेल रिप्रेजेंटेशन ज्यादा नहीं था, उस चीज की नीड नहीं आई थी, उन चीजों की जरूरत नहीं थी। एक बाथरूम होता था, वहां सारे बैठते थे, नंबर ऑफ फीमेल्स इंक्रीज हुआ, एक लेडीज बाथरूम अलग से हुआ, ओके, फीमेल वॉशरूम्स अलग से हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्टेनली इम्प्रोवाइज होने शुरू हुए हैं, बहुत फैसिलिटीज आनी शुरू हुई हैं। नई लॉयर्स होती थी, आफ्टर हैविंग बेबीज इट वाज गेटिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर देम कि बच्चे को पीछे कौन देखेगा। करेक्ट सिस्टम शुरू हुआ है बहुत सारे कोर्ट्स में, बहुत जगह, हर जगह, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में तो खैर आ ही गया है, मेनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी करेक्ट सिस्टम में कि भाई आप बच्चे को लेकर के आइए। तो ऐसा है कि पूरा इकोसिस्टम आपको आपके हिसाब से बनाना है घर पे कि कैसे आप काम करेंगे, कैसे आपका बच्चा रहेगा, कैसे, मतलब हाउ एग्जैक्टली द थिंग इज गोइंग टू हैपन। एट द सेम टाइम इवन फॉर द लीगल फ्रेटर्निटी आई वुड से कि थिंग्स आर इम्प्रूविंग, थिंग्स आर गेटिंग बेटर। पहले जो ये मेंटल चैलेंज था कि फीमेल है पता नहीं काम कर पाए, जेंडर बायसनेस एक सेंस में ये भी होता था कि फीमेल है उतना टाइम दे पाएगी कि नहीं, फीमेल है सस्टेन कर पाएगी कि नहीं, फीमेल है बच्चे की वजह से घर चली जाएगी, लेट नाइट क्लास नहीं करेगी, कर दिया, ट्रैवल नहीं कर पाएगी, बहुत सारी स्टीरियोटाइपिंग था। अब वो चीजें बहुत रिड्यूस हुई हैं। वी हैव बीन वर्किंग इवन आफ्टर मैरिज, वी हैव स्टार्टेड गेटिंग वेरी सपोर्टिव हस्बैंड्स। खुद मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, ही हैज सपोर्टेड मी लाइक एनीथिंग। एक्चुअली सपोर्टिव हस्बैंड, सपोर्टिव फैमिली होना बहुत जरूरी है। उसके बिना आप ग्रो ही नहीं कर सकते। एक फीमेल तो हमेशा अपनी फैमिली को सपोर्ट करती है, लेकिन अगर एक फीमेल को भी सपोर्टिव फैमिली मिल जाए ना तो then it is wonders, then it is wonders, I would say, from courtroom to drawing room। जब आपको ये जगल करना पड़ता है Right. तो वो जगलिंग बहुत इजी हो जाता है जब आपके पास एक सपोर्टिव फैमिली। आपके बच्चे को समझना होता है कि हाँ ठीक है मदर लेट से आएंगी, ठीक है मदर ट्रैवल कर रही है तो आज पापा से स्टोरी सुन के सो जाओ। स्पेशली अगर सेम प्रोफेशन में हो तो समझना और भी इजी हो जाता होगा। That again is a very very mysterious thing to happen since me and my husband are in the same profession। तो इसके भी प्लस और माइनसेस हैं। इसका सबसे बड़ा प्लस ये है कि वी अंडरस्टैंड ईच अदर। एक नहीं जा पाया दूसरा डेट ले गया, घर पे कहीं बहस छिड़ती है क्या? घर पे का जो बहस है वो तो क्या, दैट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्टोरी। बट इवन अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोफेशनली भी देखें तो बच्चे को सुला लिया, फिर दोनों काम करने बैठ गए, तो बहुत सपोर्ट हो जाता है एक दूसरे का। हस्बैंड अगर साथ हो, अगर आपको सपोर्टिव हस्बैंड मिलता है, अगर आपको सपोर्टिव फैमिली मिलती है तो आपके लिए काम करना बहुत आसान हो जाता है। हियरिंग्स हो, कुछ भी हो, अगर हस्बैंड वाइफ एक प्रोफेशन में है तो एक दूसरे के काम को समझ पाते हैं। हैविंग सेड सो, बच्चे के लिए बहुत बार बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कुछ अर्जेंट मैटर आया, बोथ ऑफ देम गेट्स एनक्रॉस्ड, द चाइल्ड इज लेफ्ट अलोन। सो फॉर दैट सिबलिंग्स है तो भी उनको लगता है कि वो अकेले रह गए, तो ये एक माइनस है। आई वुड से समथिंग, हम दोनों की कभी हियरिंग्स ऐसी होती हैं, ट्रैवल करने वाली, बाहर जा रहे हैं हम लोग कुछ भी, वी टेक आवर चाइल्ड अलोंग, तो ये ऐसे करके मैनेज करके हम लोग को लिखना होता है। फ्रॉम सैंडविचेस टू स्टैच्यूट्स टू सैंडविचेस। लोग पूछते हैं वर्क लाइफ बैलेंस क्या है, हम बोले मेरे लिए वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता है, मेरे लिए वर्क लाइफ कोरियोग्राफी होता है। ओके। सो फीमेल एडवोकेट को कम बैक करना आफ्टर मैटरनिटी कितना डिफिकल्ट होता है? This I would say is not only about female advocate, this is about all the female across the industry. Okay. इसमें क्या होता है कि अगर आप में वो ज़ील है वापस आने का, वापस काम करने का, तो मेरे हिसाब से you come back with double potential
यू कम बैक विद डबल मेच्योरिटी, डबल परसिवरेंस। एक बच्चे को पाल के जब आप कॉर्पोरेट में वापस आते हैं तो आपके पेशेंस लेवल को आप सोच सकती हैं कहाँ तनाव चला जाता है। हर चीजों को बिना बोलता हुआ बच्चे को अगर आप संभाल सकते हैं तो आप दुनिया में कुछ भी संभाल रहे हो, समझ रहे हो उसे, और कहीं ना कहीं सहन शक्ति भी आपकी बढ़ जाती है। सहन शक्ति बढ़ जाती है, स्पेशली लॉयर के फील्ड में। तो आई वुड से आफ्टर दिस कोविड थिंग्स हैव ग्रोन सो वेल। ऑनलाइन आ गया है, अब तो ये हाल है कि आपका बिल्कुल पूरा प्रोफेशन ऑनलाइन चल सकता है बिना घर से एक दिन बाहर गए हुए। आप फाइलिंग, ड्राफ्टिंग फाइलिंग कर लेंगे, वो ऑनलाइन हो जाएगा, हियरिंग ऑनलाइन हो जाएगी, आपका जजमेंट ऑनलाइन आ जाएगा। बट देन यस, ऑफलाइन का अपना इम्पोर्टेंस है। अगर कोई आपका सीनियर, हमारे यहाँ कहा जाता है, सबके यहाँ कहा जाता है, बिना गुरु के पास गए ज्ञान नहीं होता। राइट। तो जब तक आप किसी सीनियर को ज्वाइन नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं, आपको ज्ञान की थोड़ी सी कमी रियल लाइफ, क्योंकि वो सामने वाले जो गुरु है आपके 10 साल 20 साल 30 साल 50 साल इस प्रोफेशन को उन्होंने दिया है, उनका एक्सपीरियंस वो आप डे 1 गेन कर लेंगे। तो इसीलिए ज्वाइन तो करना है। बट हाँ, जब आप अपने लिए उन अपग्रेड करते हैं खुद को, आप ऑनलाइन में काम करना शुरू करते हैं, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है चीजों को अपने कमांड में लेना। राइट। कोविड का एग्जांपल दूंगी मैं आपको। मी एंड माय हस्बैंड बोथ आर लॉयर्स, आई सेड ड्यूरिंग कोविड जब चीजें, थिंग्स वर शैटरिंग, लोगों के ऑफिसेज बंद हैं, लोगों की जॉब्स जा रही हैं, लोगों का काम नहीं हो रहा है, टचवुड वी एक्सेल्ड लाइक एनीथिंग। हम दोनों का पूरा ऑफिस इन हाउस, हम आपस में ही ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, हमारी फाइलिंग हो रही है, हमारी हियरिंग हो रही है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा कि हमारे पास बाहर से कोई स्टाफ है या नहीं है। ओके, तो ऑनलाइन सारी चीजें चल रही हैं। एडिशनली बेटा घर में है, फैमिली टाइम भी साथ में हो रहा, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फॉर होम, दोनों बिल्कुल हैंड इन हैंड चल रहा है। एंड इट वाज रियली वेल, इट वाज रियली गुड। Online thing again is a very wonderful thing that has happened to legal profession and to all the professions. अगर आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में कुछ चेंज करना चाहेगी फॉर फीमेल्स, तो आप क्या चेंज करना चाहेंगे? Perception. Only perception. Yes. We are not asking for any extra favors, any extra thing, any extra support. All we are saying is treat us equal. We are equally brainy. On the contrary, we are the complete thing. We can do everything on our own. We can do everything. सारा काम, सारा आपका घर, आपका बाहर, आपका बच्चा, आपका प्रोफेशन, everything we are doing. तो perception is the biggest thing. कमबैक है वुमेन का, लोगों को लगता है कमबैक है, बच्चे को टाइम देगी, उतना लॉन्ग वर्किंग आवर्स। आई हैव सीन मेनी हु से कि यार अनमैरिड रिक्रूट कर लो। क्यों अनमैरिड रिक्रूट कर लो? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम है। बट जब आप एक मैरिड वुमन को, एक मतलब मदर को जब आप रिक्रूट करते हैं, वो शी नोज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, शी नोज जगलिंग, शी नोज मैनेजिंग, शी नोज प्रायोरिटाइजिंग। उसको पता है कि जितनी इम्पोर्टेंट ये जिम्मेदारी है उतना ही इम्पोर्टेंट ये भी जिम्मेदारी मेरी है। तो वो ज्यादा मैच्योरिटी के साथ चीजों को हैंडल करेंगे। मुझे लगता है कि ये परसेप्शन चेंज होने में अभी भी वक्त लगेगा। वक्त लग रहा है, बट बहुत चेंज हुआ है। मेरे आसपास जितने लोग थे, आई वुड से दैट मैंने भी कुछ लोगों के परसेप्शन को चेंज किया है। द वे आई केम इन द प्रोफेशन, बहुतों को लगा कि बस 2-4 महीने की बात है, अब चली जाएगी, अब चली जाएगी। मैं नहीं गई। आज के टाइम पे आई हैव सम 4-5 सीनियर्स जो मेरे पे डिपेंड करते हैं, जिनकी ये हालत है कि अगर कोई काम कहीं नहीं हो रहा तो अच्छा मीनाक्षी को एक बार फोन कर लो, maybe she'll get it done. So ये कॉन्फिडेंस आना अपने आप में, एंड दे नो माई चैलेंजेस। वो घर पे ही फोन कर लेंगे तो घर से ही कर ले, आने की जरूरत नहीं है। बट मेरा काम हो जाना चाहिए। द वर्क इज डन, सो दे आर हैप्पी अबाउट इट। ट्रैवलिंग है, उनको ये नहीं सोचना है कि इसको ट्रैवलिंग के लिए बोले कि नहीं बोले, जाएगी नहीं जाएगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको पता है ये मैनेज कर लेगी, कुछ ना कुछ आगे पीछे हो जाएगा। एट टाइम्स कुछ ये परसेप्शन चेंज करने में और ट्रस्ट बिल्ड करने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत वक्त लगता है, बहुत पेशेंस लगता है, बहुत सैक्रिफाइसेस लगता है। वो है आपको फ्री में, देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। राइट। हाँ, तो वो आपको लेट नाइट्स भी आपके होते हैं, आपके अर्ली मॉर्निंग्स भी होते हैं। नींद की लाइफ में ज्यादा जगह नहीं होती। आई थिंक मुझे लगता है जो मेल मेंबर्स है ना, नॉट अबाउट सारे मेल मेंबर्स, लेकिन अभी भी वो फीमेल्स के सक्सेस को एक्सेप्ट और डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। इवन आज की जो फीमेल्स है ना, वो हमारे यहाँ फाइटर पायलट भी हैं, लेकिन फिर भी अगर एक फीमेल रोड पे स्कूटी चला रही तो किसी भी तरीके से उसे परेशान करना ही है उन्हें। तो ये परसेप्शन आई थिंक चेंज होने में थोड़ा वक्त तो जरूर लग जाएगा मीनाक्षी जी।
आई टोटली अग्री व्हाट यू सेइंग। परसेप्शन चेंज होने में वो स्टीरियोटाइपिंग है। अब जैसे हमारा ये मानना होता है कि हस्बैंड वाइफ अगर है तो हस्बैंड ही बेचारा है। जोक्स जितने बनेंगे वो हस्बैंड पे ही बनेंगे, बेचारा हस्बैंड। नॉर्मली ये जोक है कि भाई अगर हस्बैंड को आप पार्टी के लिए पूछो, किसी चीज के लिए पूछो, वो बोलेगा हाँ हाँ यार चल रहा, और घर आके वाइफ से पूछेगा। वाइफ से पूछो, नहीं नहीं इनसे पूछ के बताती हूँ, एंड शी इज नॉट गोइंग टू आस्क टू एनीवन, सो शी विल डू इट एवरीथिंग ऑन हर ओन। तो वो बस परसेप्शन की चीज है कि भाई अभी भी लड़की कैसे घूम रही है, लड़की गाड़ी ड्राइव कर रही है तो वो कुछ उल्टा लेफ्ट राइट इंडिकेटर ही देगी। राइट राइट, दिस इज ऑल। और अब मेरे को लगता है ये परसेप्शन बहुत डाइल्यूट होकर के बिल्कुल जोवियल नोट पे और जोक्स वाले नोट पे आ गया है। अब बहुत जल्दी इट विल वैनिश। तो मीनाक्षी जी कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस करते हैं। ओके, आपको फटाफट इसके आंसर्स देने हैं, ठीक है? चलो मैम, बिगेस्ट स्ट्रेंथ एज अ फीमेल लॉयर? Composure under pressure. Okay. Next is coffee or confidence before hearings? Confidence. Coffee just increases it. Oh. One legal phrase you secretly love? Objection, because that's the most decent way of saying stop talking. Okay. Biggest myth about women? That we are very soft. Okay. Advice to young lawyers in 3 words? Read, read, read. Only read. Only read. Rest all will follow, and you'll get everything in life. Okay. Harassment should be? Reported. It should never be rationalized. It should always be reported. Okay. One thing you wish came with motherhood? Multiple arms, auto reply feature, and few increase in hours. Like, tougher audience, judges or children? Oh, children, any day children. Judges at least follow law. Children don't follow. Children, no. Okay. तो मीनाक्षी जी आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि बहुत सारे जो मिसकंसेप्शंस है फीमेल को लेकर वो लोगों की क्लियर हुई होगी, और एक स्ट्रॉन्ग एडवोकेट के रूप में आज आपने बहुत सारी बातें बताई हमारे व्यूअर्स को, और मुझे लगता है कि हमारी फीमेल्स भी आज काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हुई होगी, और वो भी अपने लिए स्टेप लेना, अपने करियर को सिक्योर करने में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ेगी। राइट? Very true, very true. सो लड़ना नहीं है, अपने को प्रूव करना है। राइट, We do not have to play any victim card. और हमें सिर्फ खुद को प्रूव करना है कंसिस्टेंसी के साथ, परसिवियरेंस के साथ। रेस्ट ऑल विल फॉलो। आपके पास द वर्ल्ड इज अ गुड प्लेस टू लिव इन। राइट, आपके पास सारी डिटेल्स होनी चाहिए लड़ने के लिए और खुद को प्रूफ करने के लिए सही वे में आप किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। वेरी ट्रू। ओके, तो थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी, आज हमारे स्टूडियो में आप आए और हमारे व्यूअर्स के लिए इतना अच्छा आपने समय निकाला, इतनी प्यारी प्यारी बातें आपने बताई जो कि एक फीमेल के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। थैंक यू सो मच। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखना ना भूलें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने रिश्तों को वैल्यू करना ना भूलें, साथ में खुद को भी वैल्यू करें, और इसके साथ में देश हित में काम करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।